हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस पॉइंट टू चैनल। सो गाइज 26 जुलाई 2021 का डे है। आज का जो हमारा करंट अफेयर सेगमेंट है उसको हम देख लेते हैं बहुत ही शॉर्ट में। हालांकि इसका मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दिया कि क्या क्या पॉइंट पे डिस्कस किया जाएगा। सो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। ओके, भारत कृषि उत्पाद निर्यातकों की शीर्ष 10 सूची में। विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा पिछले 25 वर्षों में विश्व कृषि व्यापार के रुझानों पर एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2019 में कृषि उत्पाद निर्यात करने वाले देशों के शीर्ष 10 सूची में प्रवेश किया है। वैश्विक कृषि निर्यात में क्रमशः 3.1 और 3.4 की हिस्सेदारी के साथ भारत और मैक्सिको दुनिया भर में सबसे बड़े निर्यातकों के रूप में, न्यूजीलैंड 9वें, मलेशिया 7वें स्थान पर हैं। ओके, भारत तीसरा सबसे बड़ा कपास निर्यातक 7.6% के साथ और 2019 में चौथा सबसे बड़ा आयातक 10% के साथ। ओके, सो ये इम्पॉर्टेंट है, हमारे एग्ज़ाम के रिलेवेंट है ये, स्टेट हो या जो भी वनडे एग्ज़ाम या जितने भी एग्ज़ाम आते हैं इस तरह से। सो ये इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप इसको गाइज कहीं पे नोट कर लेना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। भारत विश्व कृषि निर्यात में मूल्य वर्धित योगदानकर्ताओं में पिछड़ा हुआ है। अमेरिका जो 1995 में 22.2% में सूची में सबसे ऊपर था, वहीं 2019 में 16.1% के साथ यूरोपीय संघ सबसे आगे निकल गया है। ओके, चीन 1995 में छठे स्थान पे था 4% के साथ, से बढ़कर 2019 में 5.4 के साथ चौथे स्थान पर आ गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के तहत सरकारी स्कूलों, आंगनवाड़ियों को नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए 100 दिवसीय अभियान 2 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया था। हालांकि 1/3 से अधिक सरकारी स्कूलों, आंगनवाड़ियों में अभी भी नल का पानी नहीं है। इसके अलावा राज्यों के बीच व्यापक असमानता है। कुछ पिछड़े राष्ट्रीय औसत को नीचे खींच रहे हैं। इस तथ्य के बावजूद कि 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही 100% का कवरेज हासिल कर लिया है। ओके, इस अभियान का उद्देश्य 100% कवरेज हासिल करना है। पीने का, खाना पकाने का, पीने योग्य पानी का आपूर्ति के साथ साथ हाथ धोने वाले पानी का, और हर स्कूल, आंगनवाड़ी, आश्रमशाला, आवासीय, आदिवासी स्कूल में शौचालय प्रदान करना है। जल जीवन मिशन के बारे में देख लेते हैं। जल जीवन मिशन ने 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी का आपूर्ति का परिकल्पना है। ओके, सो गाइज ये हमारा रहा जल जीवन मिशन से जुड़ा सारा कुछ। ये हम देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये। मिशन पानी, जल जीवन मिशन पानी के प्रति सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है। इसमें मिशन का प्रमुख घटक के रूप में व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार शामिल हैं। जल जीवन मिशन पानी के लिए एक जन आंदोलन बनना चाहता है, जिससे यह सबकी प्राथमिकता बन जाए। केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग का पैटर्न क्या है? हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90 और 10 के रेशियो में फंड रहेंगे। अन्य राज्यों के लिए 50-50 के रेशियो में रहेगा और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% का रहेगा। यानी जो हिमालयी और उत्तर पूर्वी जो 7 सिस्टर्स स्टेट हैं, वहाँ पे 90% केंद्र और 10% राज्य वहन करेंगे फंड का। ओके, जो स्टेट हैं नॉर्मल, वो 50-50 का वहाँ पर रेशियो रहेगा, यानी 50% सेंटर और 50% संबंधित राज्य। ओके, और जो यूटी हैं वहाँ पे 100% केंद्र वहन करेगा फंड। ओके, नेक्स्ट हमारा है PM केयर फॉर चिल्ड्रेन कोविड-19। और हाँ गाइज, ये जो है ये जल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ओके, जल मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन JJM। ओके, नेक्स्ट है हमारा PM केयर फॉर चिल्ड्रेन कोविड-19, कोविड प्रभावित बच्चों का सशक्तिकरण क्या है? महिला और बाल विकास मंत्रालय ने
पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र बच्चों की पहचान आवेदन जमा करने की सुविधा के लिए वेब आधारित पोर्टल पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन .in लॉन्च किया है। ओके, महिला और बाल कल्याण बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, क्या है योजना? यह योजना कोविड-19 प्रभावित बच्चों के समर्थन और सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, पात्रता सभी बच्चे जिनके माता पिता, जीवित माता पिता या कानूनी अभिभावक दत्तक माता पिता दोनों को कोविड-19 के कारण खो दिए हैं, इस योजना के तहत सहायता प्रदान की जाएंगी। ओके, क्या है इसके फीचर? बच्चे के नाम पर सावधिक जमा रुपए का कोष होगा। इन बच्चों में से प्रत्येक को पीएम केयर फंड में 10 लाख आवंटित किए जाएंगे। इस कोष का उपयोग उनके 18 वर्ष की आयु के अगले 5 वर्ष के लिए मासिक वजीफा के रूप में किया जाएगा। 23 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर उन्हें व्यक्तिगत और व्यवसायिक उपयोग के लिए एक मुफ्त रूप में राशि मिलेगी। स्कूली शिक्षा के स्तर पे 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे स्कॉलर के तौर पर प्रवेश किया जाएगा। स्कूली शिक्षा के आधार पर जो 11 से 18 वर्ष के बीच के बच्चे होंगे, उन बच्चों के लिए केंद्र सरकार के किसी भी आवासीय विद्यालय जैसे सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय आदि में प्रवेश किया जाएगा। उच्च शिक्षा की सहायता के लिए मौजूदा शिक्षा ऋण के मापदंडों के अनुसार भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करने के बच्चों की सहायता की जाएगी। स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत योजना PMJY के तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर के साथ सभी बच्चों को लाभार्थी को नामांकित किया जाएगा। ओके, सो गाइज ये है हमारा पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन कोविड। ओके, और ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करेगा योजना। ओके, सो यहाँ पे देखिए GS फर्स्ट का एक कंटेंट है, कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन में बाल विवाह भी बढ़े हैं। ओके, सो ये कुछ ऐसे होते हैं रिपोर्ट जो कि नोट कर लेना चाहिए, कहीं ना कहीं काफ़ी मजबूत कंटेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा है OCI कार्ड धारक। ओके, तो ये मुद्दा कैसे उभरा, क्या है, इस पे नहीं जाते हैं, बस मेन पे देखते हैं क्या है ये। ओके, OCI कार्ड धारक कौन है? ओके, भारत सरकार ने 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके भारत की विदेशी नागरिकता OCI योजना शुरू की। 9 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने PIO कार्ड को बंद कर दिया और इसे OCI कार्ड के साथ मिला दिया। ओके, पात्रता भारत सरकार निम्नलिखित श्रेणियों के विदेशी नागरिकों को OCI कार्ड के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है। ओके, अपवाद क्या है? जो कोई भी OCI कार्ड के लिए आवेदन कर रहा है उसके पास दूसरे देश का वैध पासपोर्ट होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिनके पास किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं है वे OCI का दर्जा प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। सिंपल सी बात है कि भाई जिसके पास अनदर कंट्री का पासपोर्ट नहीं है नागरिकता नहीं है, वो तो सिंपल सा हमारा नागरिक हुआ तो उसको क्यों OCI दिया जाएगा। ओके, ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता या दादा दादी पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकता रखते हैं वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। ओके, OCI कार्ड धारकों के लिए लाभ, क्या लाभ है? कई बार भारत आने के लिए आजीवन वीज़ा, भारत में शोध कार्य के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता, किसी भी लंबे प्रवास के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी FRRO या विदेशी पंजीकरण अधिकारी FRO के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होती है। कृषि मतलब जिसके पास OCI कार्ड होगा वो इन सब प्रक्रियाओं से बच जाएगा। ओके, कृषि और वृक्षारोपण संपत्ति के अधिग्रहण के अलावा OCI कार्ड धारकों के पास आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्रों में NRI के समान सुविधाएं होती हैं। ठीक है, भारतीय
बच्चों के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में अनिवासी भारतीयों के समान व्यवहार, राष्ट्रीय स्मारकों के लिए प्रवेश शुल्क, डॉक्टरों, दंत चिकित्सकों, नर्सों, अधिवक्ता, वास्तुकारों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और फार्मासिस्ट जैसे व्यवसायों के अभ्यास के संबंध में भी एनआरआई के समान व्यवहार किया जाता है। अखिल भारतीय प्री मेडिकल टेस्ट आदि में भाग लेने के लिए अनिवासी भारतीयों के समान, भारतीय घरेलू क्षेत्रों में हवाई किराए में यातायात के मामले में भारतीय नागरिक के समान व्यवहार किया जाता है। सो ये हैं ओसीआई कार्ड के फ़ायदे। ओके, भारत ने राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में प्रवेश के लिए भारतीयों के लिए समान प्रवेश शुल्क ओसीआई पुस्तिका का उपयोग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पहचान के रूप में किया जा सकता है। आवासीय प्रमाण के रूप में स्थानीय पते के साथ एक हलफनामा संलग्न किया जा सकता है। ठीक है, ओसीआई कार्ड धारकों के कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। क्या हैं? वोट देने का अधिकार नहीं है। ओके, किसी भी सार्वजनिक सेवा, सरकारी नौकरी का अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद सदस्य या राज्य विधानसभा का परिषद के सदस्य के पद धारण कर नहीं सकते। ओके, कृषि संपत्ति का मालिक नहीं हो सकते। ठीक है, सो गाइज ये हमारा रहा ओसीआई से रिलेटेड। सो ये डेट याद रखना है कि 2015 में पीआईओ को ओसीआई में कन्वर्ट कर दिया गया है। यानी टोटल अब 2 तरह के हमारे भारतीय नागरिक 3 तरह के होते हैं। एक तो हमारा जो देसी नागरिक होता है, देसी निवासी, जिसका जन्मभूमि भी यही हो, रहने का, खाने का, कमाने का भी भूमि हमारा अपना मूल ज़मीन हो। ठीक है। दूसरा है एनआरआई, जो कि शिक्षा के लिए, कमाने के लिए विदेशों में एक लंबे समय से रह रहे हैं लेकिन नागरिकता उनके पास भारत की है। ओके, तीसरा हमारा हो गए जो कि किसी और देश की नागरिकता ले चुके हैं। ओके, लेकिन उनका संबंध भारत से है, उनके दादा दादी या माता पिता में से कोई भारत से संबंधित है, लेकिन उसमें से बांग्लादेश और पाकिस्तान से उनका संबंधी व्यक्ति न हो, तो उनको ओसीआई कार्ड मिलता है और उनको ओसीआई कार्ड का फ़ायदा मिलता है। और क्या फ़ायदा मिलता है मैंने बता दिया कि क्या क्या वो मिलते हैं। आप प्लीज़ वीडियो को रिटर्न करके दे सकते हैं या पॉज करके दे सकते हैं, या इसको कहीं और से कंटेंट को रिलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है पॉइंट, रामप्पा मंदिर को मिला वर्ल्ड हेरिटेज टैग। ओके, तेलंगाना के पालमपेट में 13वीं शताब्दी के रामप्पा मंदिर को हाल ही में विश्व धरोहर समिति द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। ओके, इससे पहले इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स आइकोमोस ने 2019 में प्रारंभिक यात्रा के बाद साइट पर 9 कमियां का हवाला दिया था। नॉर्वे एकमात्र देश था जिसने आइकोमोस के निष्कर्ष का हवाला देते हुए इस कदम का विरोध किया था। ओके, रामप्पा मंदिर के बारे में जान लेते हैं क्या है। 13वीं शताब्दी में काकतीय राजा गणपति देव ने एक सेनापति रचेरला सेनापति रुद्रया द्वारा निर्मित नींव के साथ बनाया गया सैंडबॉक्स तकनीक, फर्श ग्रेनाइट और खंभे बेसाल्ट, इनका इस्तेमाल किया गया था इनके निर्माण में। मंदिर का निचला हिस्सा लाल बलुआ पत्थर का है, जबकि सफ़ेद गोपुरमर को हल्की ईंटों से बनाया गया है, जो कि कथित तौर पर पानी पर तैरती है। ठीक है। सैंडबॉक्स तकनीक क्या है? तकनीक में इन सैंडबॉक्स पर इमारतों के निर्माण से पहले रेत के चूने, गुड़ बाध्यकारी के लिए और करक्काया काले हरड़ फल के मिश्रण से। ओके, सो गाइज ये रहे तकनीक और क्या है रामप्पा मंदिर का इतिहास। ओके, सो यहाँ पर ये जो सेनापति हैं रुद्रया, ठीक है, रुद्रया
इनका नाम होना चाहिए याद। 13वीं शताब्दी इम्पॉर्टेंट है, ओके। और ये तो इम्पॉर्टेंट है ही कि इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था, ओके। सो गाइस, आज का इतना ही रहा हमारा करंट अफेयर सेगमेंट। सो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।